दूसरा चैप्टर इकोसिस्टम, ठीक है। यूनिट कौन सी है? इकोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर जो है हमारा इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर मेन पॉइंट्स जो है, देखो एनसीईआरटी एक बार रीड करना जरूरी है आयुष, सारी एनसीईआरटी रीड करके फिर हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या करना है इसके अंदर। एनसीईआरटी रीड करे बिना ना कुछ चीजें हमारी रह जाएंगी, इसलिए एनसीईआरटी को एक बार रीड करेंगे। इकोसिस्टम को हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम सब कुछ है, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर जितने भी हैं, लिविंग चीजें ज्यादातर हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है। तो इकोसिस्टम नेचर जो है ना, उसमें कौन कौन चीजें काम कर रही है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर इंटरेक्शंस हो रही है। पॉपुलेशन पढ़ लिया हमने, पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स आ गए थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की सिर्फ हमने। लेकिन क्या एक ऑर्गेनिज्म बिना किसी इकोसिस्टम के रह सकता है, या एक इकोसिस्टम बिना ऑर्गेनिज्म के हो सकता है? नहीं हो सकता। वो एबायोटिक चीजें भी चाहिए, उसको पानी चाहिए, लैंड चाहिए, स्पेस चाहिए, तो सारा मिला के क्या बन जाता है? एक इकोसिस्टम रह जाता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, उसकी हैबिटेट है वो, ठीक है। सो वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, ये वो जगह है, ये वो है जहां पे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम भी एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, सेक्टर्स के अंदर रहते हैं, मान लो हमारे घर पे एक एक्वेरियम है, एक वो छोटा सा इकोसिस्टम है, एक्वेरियम है, उसके अंदर फिशेस रहती हैं, वो उसका इकोसिस्टम है। तालाब है, पॉन्ड है, वो उसका इकोसिस्टम है। तो अलग अलग तरह के छोटे से लेके बड़े तक इकोसिस्टम हो सकते हैं। इकोसिस्टम है क्या? जहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहां पे रहेंगे। एनी डाउट? डन। इकोसिस्टम वेराइज ग्रेटली इन साइज। एक छोटा सा तालाब भी इकोसिस्टम है, एक घना जंगल यानी कि लार्ज फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है, समुद्र वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम को हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट कैन बी वेरी स्मॉल, दैट कैन बी वेरी लार्ज, राइट। हमारे लिए हमारा घर हमारा इकोसिस्टम है, राइट। Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. क्लियर? पूरे एंटायर अर्थ को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम। एज कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम, जिसमें सारे लोकल इकोसिस्टम आ जाएंगे ऑन अर्थ। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम। क्या हम पूरे ग्लोबल सिस्टम को एक बार में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, उसको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा हमें। इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड, हमने उसको कर दिया डिवाइड, और हमने दो तरह के इकोसिस्टम यहाँ पे बना लिए, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो लैंड वाला एरिया है, एक्वेटिक जो पानी वाला एरिया है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। लेक, वेटलैंड यानी जो गीली मिट्टी मार्शी एरिया जो होता है हमारा ना, दलदल वाला एरिया। रिवर, एशरीज, ये सारे हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, राइट। उसके बाद आते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, जो हमने बनाए। जैसे एक्वेरियम जो है वो नेचर ने बना के नहीं दिया हमें, है ना। खेत जो है नेचर ने बना के नहीं दिया, वो हमने बनाए। जंगल अलग है, खेत अलग है, ठीक है। जंगल तो बन गए, नेचुरल हो गया, लेकिन खेत हमने खुद बनाए, है ना। अपनी बाउंड्रीज पता है हमें, वहीं पे हमने कौन सी फसल ग्रो करनी है वो हमें पता है। तो ये सारे मैन-मेड इकोसिस्टम आ जाएंगे। एनी डाउट? नेक्स्ट, we will first look at the structure of the ecosystem. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम बनता कैसे है, क्या क्या चीजें इसके अंदर जाएंगी। सो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, इनपुट क्या रहता है? प्रोडक्टिविटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हर्बीवोर जो उसको खाएगा, है ना। फूड चेन, वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे। उसके बाद आउटपुट क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन, एनर्जी लॉस, जिसने खाया उसको, अब एक ह्यूमन है मान लो, वो डिग्रेड हो रहा है, तो हमारा आउटपुट है, एनर्जी लॉस हो रही है उस टाइम पे। वो जनरेट करने का टाइम, मतलब टॉप कार्निवोर्स से, टॉप कार्निवोर्स, क्या उसको कोई खा सकता है? नहीं। तो वो एनर्जी कहां जाएगी वो देखना है हमें। तो तीन चीजें हमारे पास, प्रोडक्टिविटी यानी कि हमारा इनपुट, ठीक है, एंड द आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट, अब इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमने पढ़ना है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर। एबायोटिक बायोटिक फैक्टर रहते साथ में हैं, लेकिन आपस में कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका एक दूसरे पे क्या इफेक्ट है वो देखना है हमें। Let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of the ecosystem. Flow of energy कैसे होगा, कहां होगा, वो हमने देखना है इसके अंदर, राइट। इंटरेक्शन जो हो रहा है बायोटिक
और एबायोटिक कंपोनेंट का रिजल्ट करता है वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर में दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में फिजिकली कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, वो हमारा इकोसिस्टम बनाता है। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन, एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कॉम्पोजिशन। एक इकोसिस्टम में कितने तरह की स्पीसीज हैं, एनिमल्स कितने हैं, प्लांट्स कितने हैं, वो हमें स्पीसीज कॉम्पोजिशन उस इकोसिस्टम में क्या है वो बताएगी। इकोसिस्टम में स्पीसीज कॉम्पोजिशन कैसे पता लगेगी? नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स को काउंट करके। उसके बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्टिकली, है ना। और जब इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका? डिफरेंट स्पीसीज का, जो ऊपर हमने पढ़ी, ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं ना। ट्रॉपिक लेवल्स अलग अलग तरह की हैं हमारे पास, तो उसको अरेंज करना इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि ट्रीज ने ऑक्यूपाई की है टॉप पोजीशन वर्टिकल स्ट्रेटा के अंदर, और लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स जो है वो सेकंड पोजीशन पे आती हैं, हर्ब्स एंड ग्रासेस जो है वो बॉटम पे हैं बिल्कुल ना, उनको हम बॉटम लेयर देंगे। तो एक स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया हमने। प्लांट का ही एक पिरामिड्स करते हैं, उसमें हम कार्निवोरस, ओमनिवोरस उनको अलग रखते हैं, है ना, हर्बीवोरस। इसमें हमने प्लांट्स हैं, लेकिन स्ट्रेटा कैसे किया? सबसे ऊपर ट्रीज हैं, सबसे लेंथ वाइज भी देखें तो ट्रीज हैं, फिर हर्ब्स आ जाएंगी, श्रब्स आ जाएंगी, फिर हर्ब्स आ जाएंगी हमारी टॉप लेयर, बॉटम लेयर पे। क्लियर? कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट। जितने भी कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के वो मिलके एक यूनिट की तरह काम करते हैं। एक भी मिसिंग हो इसमें से तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। अब इनके पास हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 एनर्जी फ्लो, नंबर 3 एनर्जी फ्लो एंड नंबर 4 न्यूट्रिएंट साइकिल। कुछ चीजें रिलेटेड है वो हमें नहीं पढ़नी इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी से। चलो, टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, किसकी बात कर रहे हो? एक्वेटिक इकोसिस्टम की। लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा हमने लिया तालाब। दिस इज अ फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट। तालाब जो है वो अपने आप रह सकता है। अब तालाब जो है क्या वो किसी ओशन से जाके मिल रहा है? नहीं, जैसे रिवर्स में होता है ना, वो आगे 2 रिवर्स मिल रही है, फिर 4 रिवर्स मिल रही है, फिर उनकी टुकड़ियां हो रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है दैट एक्सप्लेन्स इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। सारी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को ये बता रहा है दैट एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो रहेंगी। एक पॉन्ड जो है वो एक शैलो वाटर बॉडी है जिसके अंदर ऑल अबव मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट, 4 बेसिक कंपोनेंट जो हमने पढ़े, प्रोड्यूसर पढ़ा, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ा, वो सारे इसमें आ जाएंगे। आर वेल एग्जिबिटेड, चारों के चारों जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम की वो उसके अंदर है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी रिसाइकल हो रहे हैं उसके अंदर, प्रोड्यूसर्स भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर में। द एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर। एबायोटिक क्या है यहाँ पे? पानी। सारे के सारे डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वहां पे एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। मिट्टी भी होगी वहां पे, बॉटम ऑफ द वाटर मिट्टी मिलेगी हमें। सोलर इनपुट जा रही है, इनपुट जा रही है ना, प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट जा रही है वहां पे। सोलर एनर्जी जो है सोर्स है हमारी एनर्जी का। साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे नाइट चल रहा है वहां पे भी, अलग अलग तरह के टेम्परेचर वहां पे आ रहा है। डे लेंथ, अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट करती है। सारी चीजें जो है जो एक इकोसिस्टम को मिल रही हैं वो एंटायर पॉन्ड के रेट ऑफ फंक्शन को कैलकुलेट करके बैठी है। मतलब ये सब चीजें होंगी तो अकॉर्डिंगली बेस्ड करेगा ना कि उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म है, उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसी लाइट चाहिए, वो उनके अकॉर्डिंग मिल रही है तो रेट ऑफ फंक्शन बढ़ जाएगा। कुछ भी एडवर्स कंडीशन आती है तो रेट ऑफ फंक्शन कम हो जाता है, ठीक है। ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन्स, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर्स हमारे हैं। कुछ एल्गी है, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, जो उस पॉन्ड में तैर रहे हैं, प्लांट्स है ना, ऊपर की तरफ है, सबमर्ज्ड हैं, कुछ बहुत अंदर होते हैं वो प्लांट्स। द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जूप्लैंक्टन्स। अब इनको कौन खाएंगे? जूप्लैंक्टन्स, है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट वाले, जू एनिमल जो प्लांट्स को खा जाते हैं, ठीक है। द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, तो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूसर्स भी, सॉरी पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स भी हैं और उनको कंज्यूम करने वाले भी हैं, तो बन गया ना फूड चेन, फूड वेब। उसके बाद है द डिकम्पोजर्स की बात करें, कुछ मरेंगे भी वहां पे तो उनको डिकम्पोज कौन करेगा?
फंगस है, बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेटेड स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये सबसे नीचे होते हैं, ताकि जो भी कुछ मरेगा नीचे जाएगा उसको ये डिग्रेड करेंगे, डिग्रेडेशन के बाद जो मिनरल्स होंगे वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स आपके ऐसे ही मिलते हैं आपको, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो है वो धरती के नीचे चले जाते हैं, चाहे ऑयल्स की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, तो डिकम्पोजर से तो करा रहे हैं उसको। क्लियर? दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम के फंक्शन वो कर रहा है, एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, सबको मिला दो तो ग्लोबल इकोसिस्टम अपना काम कर रहा है। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उनको इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, सनलाइट से। ऑटोट्रॉफ जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह लेगा प्लांट, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म ग्लूकोज है जो भी हमने प्लांट से खाया वो ऑर्गेनिक में चेंज कर दिया उसने। ऑटोट्रॉफ ने किया ऐसा। कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ को कौन खा गया? हेटेरोट्रॉफ खा गया। क्लियर? उसके बाद डिकम्पोजिशन, क्या होगी? डिकम्पोजिशन। हेटेरोट्रॉफ का क्या होगा? डिकम्पोजिशन। मिनरलाइजेशन, मिनरल्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगी, जो भी चीजें मरेंगी डेड मैटर का, तो रिलीज देम बैक टू फॉर रीयूज बाय ऑटोट्रॉफ। मिट्टी में चले गए, उस मिट्टी को किसने यूज किया? प्लांट्स ने। इनऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा ऑर्गेनिक में फिर कन्वर्ट करेगा। सो ये साइकिल चल रही है, न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है। These events are repeated over and over again, ये होता रहता है। This is unidirectional, एक ही डायरेक्शन में है। क्या जिसने प्लांट को खाया, क्या प्लांट उसको खा सकता है? नहीं, यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। Unidirectional movement of energy towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat to the environment, और बाद में कुछ एनर्जी एज अ हीट एनवायरमेंट को वापस मिल जाती है। कोई कंफ्यूजन? डन। प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी। अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हाँ, बस अभी हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? प्रोडक्टिविटी काफी सारे तरह की होती है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम को सन एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, तभी उसके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को तो सूर्य की एनर्जी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का ओवर टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो प्लांट ने पर यूनिट एरिया अपना बायोमास बनाया, वो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो प्लांट्स ने बनाया, राइट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एनर्जी की बेस में कर सकते हैं, बायोमास से आप एनर्जी लोगे, ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? प्लांट है ये, तो प्लांट का बायोमास, या वो कितनी एनर्जी देगा उसे, जैसे ग्लूकोज है वो एनर्जी देगा ना एट लास्ट, तो एटीपी बनाएगा। तो या तो एटीपी के बेस पे यानी कि एनर्जी के बेसिस पे, या हम वेट के बेसिस, बायोमास का वेट है, ये एनर्जी है, ये बायोमास है, ठीक है। तो दोनों के बेसिस पे आप इसको बता सकते हो। क्लियर? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट्स हो गई है ये हमारी दो यूनिट्स, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बायोमास किस दर से, किस टाइम को हमने कंपेयर में लिया और कितना बन रहा है, उसका जो रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, अब प्रोडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस करोगे? पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम की हमें कंपेयर करनी हो, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो यूनिट तो हमें पता हो ना उसके लिए। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, देखो दो चीजें हमारे पास, प्रोडक्टिविटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कैसे? देखो हमारे पास है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक तरफ है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी,
ठीक है, ग्रोस और नेट, क्या हम समझते हो इससे? यहां भी वही है सेम, जीपीपी एनपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सिस्टम और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितनी भी प्रोडक्टिविटी हुई वो हमारी क्या है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट? तो ये तो टोटल प्रोडक्टिविटी एक प्लांट जो कर रहा है, टोटल प्रोडक्टिविटी, एक प्लांट जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग इट्स फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो टोटल तो प्रोड्यूस कर लिया, रेस्पिरेशन चैप्टर हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर रेस्पिरेशन में जब रेस्पायर करता है एक प्लांट तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, तो इसमें से जितनी भी रेस्पिरेशन में एनर्जी लॉस हो गई है वो आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, ठीक है? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो हो गई जो हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल है, जो किसके लिए अवेलेबल है? हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट से देख के बताओ मुझे। डन? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो, पढ़ लेते हैं इसको। तो जीपीपी माइनस आर इज नोन एज एनपीपी हो जाएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटरोट्रॉफ्स। ये वो एनर्जी है, ये वो बायोमास है जो हेटरोट्रॉफ्स के लिए है। प्लांट ने जितना ले लिया था अपने लिए वो ले लिया, हर्बीवोर्स के लिए, डिकम्पोजर्स के लिए, कुछ भी हो सकता है वो। देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब देखो मैंने प्लांट को खाया, प्लांट्स ने जो प्रोडक्टिविटी की वो प्राइमरी की, उसमें से टोटल जो है ग्रोस प्राइमरी खुद ने यूज कर ली प्लांट ने, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्शन मैं ले सकती हूं प्लांट से। अब उस बायोमास को लेके जो मैं एनर्जी बनाऊंगी वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है? तो कंज्यूमर जो बनाएगा वो क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। चलो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। क्लियर? नेक्स्ट, primary productivity depends on the plant species inhabiting in a particular area. It also depends on a variety of environmental factors, availability of nutrients, photosynthetic capacity of plants. Therefore, it varies in different types of ecosystem. बेटा अब प्लांट कितना बायोमास बना रहा है वो डिपेंड करेगा। अब आप कंपेयर करो, एक बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है, और दूसरा कंपेयर करो घास से, किसका ज्यादा बायोमास है? बरगद के पेड़ का। तो टाइप ऑफ प्लांट और किस इकोसिस्टम में है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है? एक जो है ऐसे एरियाज में, जैसे एक्सोटिक जो एरियाज है हमारे बाहर के जो एरियाज है, हम एक्सोटिक भी क्यों बोले यहाँ पे, लाइक ड्राई एरियाज है, ट्रॉपिकल एरियाज है ना, तो वहां पे प्रोडक्शन कुछ और होगी, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कुछ और होगी। तो डिपेंड अपॉन एरिया मींस इकोसिस्टम एंड डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, राइट? द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, सारे बायोस्फीयर की कितनी है ये याद करना है हमें। अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट है ऑर्गेनिक मैटर का। कितना है? 170 बिलियन टन्स। एनसीईआरटी में इसीलिए पढ़ा रही हूं, ये चीजें हम स्किप कर देते हैं अदरवाइज, ठीक है? ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सरफेस, ठीक है? तो होल बायोस्फीयर इतना प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन कितनी है? 55 बिलियन टन्स। ओशन की 55 और हमारी टोटल कितनी आ जाएगी? 170। देखो अब बोलोगे कि मैम जो हमारा लैंड एरिया वो तो बहुत कम है ना, और वाटर एरिया बहुत ज्यादा है, फिर भी क्या हुआ? यहां पे कितना है हमारे पास? 55 बिलियन टन ओनली। क्लियर? रेस्ट ऑफ द कोर्स इज ऑन लैंड, सारा बाकी किसमें रह गया? लैंड पे। चलो तो क्या बोल रहे हैं कि 170 बिलियन टन था, है ना, और सिर्फ एक्वेटिक ने कितना किया? 55। लैंड एरिया कम है फिर भी वो ज्यादा है एज कंपेयर, राइट? तो बाकी का जो रहेगा वो लैंड के नहीं किया है।
नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, प्रोडक्शन समझ लिया, नेक्स्ट क्या था कंपोनेंट, डिकम्पोजिशन। वी मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म, बिल्कुल सुना है हमने अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म को बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द फार्मर, फार्मर्स फ्रेंड। क्यों बोला उसको, डिकम्पोज कर देता है और हम बोलेंगे कि जो मिट्टी है उसको पोरस बना देता है, ठीक है, मिट्टी को खाता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट को वो अपने अंदर ले लेता है और बाद में सॉइल को जो है वो पोरस कर देता है ना, फर्टाइल कर देता है। तो फार्मर्स फ्रेंड है हमारा ये, दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जब वो मिट्टी को खाता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, मिट्टी नहीं चाहिए उसे, उसे उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो चाहिए, और जब उसको एक्सक्रीट आउट करेगा तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में होंगे, यानी कि और हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया उसने, अर्थवर्म ने, और लूज भी कर दिया सॉइल को, क्योंकि मिट्टी जब पोरस होगी यानी कि उसमें अच्छे से स्पेस होगा तो ऑक्सीजन ट्रेवल कर सकेगी, गैसेस ट्रेवल कर सकेगी, चाहे जो भी हो उसके अंदर, तो ये ब्रीथ कर सकेगी सॉइल। सो सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, है ना, सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स रिमेन्स, जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस, ठीक है, जो डिकम्पोज होने जा रहा है, जो भी वेस्ट है, या वो फ्रूट्स यानी कि पील्स हो सकते हैं उसके, वेजिटेबल्स के पील्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, डेड प्लांट्स हो सकते हैं, या एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो जो भी डिकम्पोज होने जा रहा है दैट इज नोन एज डेट्रिटस। अब जो इसको डिकम्पोज करेगा, डेट्रीवोर्स, अर्थवर्म इज आल्सो डेट्रीवोर्स, राइट। So dead plants remains such as leaves, bark, flowers, dead remains of the animals including fecal matter, ये सारा detritus है जो कि raw material है decomposition process के लिए। Clear? Any doubt? चलो, the important steps in the process of decomposition, ये बहुत important है, बहुत ज्यादा important है, especially for board exams, right? अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं, एक एक करके हमें इनको पढ़ना है। सबसे पहले है डेट्रीवोर्स, अर्थवर्म बता रहा है कि फ्रेगमेंट करता है, अर्थवर्म फ्रेगमेंटेशन करता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में तोड़ना, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े उसमें तोड़ना। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग से क्या हुआ, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है ना वो धीरे धीरे सॉइल में चले जाने शुरू हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल में टूट गया, वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल सकते होंगे वो नीचे चले जाएंगे, गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, ये बाद में फॉसिल फ्यूल बनाते रहेंगे, ये नीचे चले गए हमारे। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस, अब जो बच गया है डेट्रिटस का कंपोनेंट, इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया, फंगस अब अटैक करेगा, ठीक है, उनको तोड़ना शुरू करेगा, और इस तोड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। किसने किया कैटाबोलिज्म, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स में, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस के बीच अंदर जो एंजाइम्स हैं उन्होंने किया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली, ये होते रहते हैं एक साथ, ऐसा नहीं कि एक होगा तो दूसरा होगा, साथ साथ होते रहता है सब कुछ। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल, ये कब होगा, जब डिकम्पोज कर रहा है वो, है ना। तो ह्यूमिफिकेशन है क्या, ह्यूमिफिकेशन क्या करता है, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमरफस सब्सटेंस, जिसको हमने बोला ह्यूमस, दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब ह्यूमस आ जाती है जो कहीं ना कहीं फर्टाइल सॉइल के लिए भी है ना, प्लांट्स उस पर बड़े अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब ये ह्यूमस आ गई, समझ आ रही बात, देखो कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस आ गई, ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इस पे बैक्टीरिया काम नहीं कर सकता, तो जो डिकम्पोजिशन होगा ना बहुत धीरे होगा, बैक्टीरिया प्रॉपर्ली इस पे काम नहीं कर सकता। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. Plants के लिए बहुत अच्छे nutrients मिल जाएंगे उसको। The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients by the process of mineralization. कुछ और microbes आएंगे और जो humification का भी स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे रिलीज होंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स। ये मिनरल्स आ गए सॉइल के अंदर, राइट।
अब डिकम्पोजिशन जो है ये इज अ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो एरोबिक कंडीशन में फास्ट हो जाएगी, एनारोबिक कंडीशन में स्लो हो जाएगी। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। समझो ध्यान से, एक तो यही बोल दिया कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए इसको, है ना। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ डेट्रिटस, जिसका आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। यदि उसके अंदर काइटिन की वॉल हो, ऐसा कुछ सब्सटेंस हो, काइटिन हो उसके ऊपर सेल वॉल पे, तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑल्सो, इस पे भी डिपेंड करेगा। मॉइस्चर होना थोड़ा सा एनवायरमेंट में तो जल्दी हो जाता है, नमी वाला गर्मी वाला क्लाइमेट हो तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो हो सकता है इफ डेट्रिटस इज रिच इन काइटिन और लिग्निन, अभी बताया तुम्हें, तो ये बड़ी मुश्किल से टूटते हैं। एंड क्विकर, जल्दी कब होगा, ये नोट्स में भी मैंने आपको लिख के दिया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने वहां पे मार्क करके दिया है। नोट्स आपको सिर्फ लर्न करने हैं, एनसीईआरटी मैंने खुद पढ़ा दिया, उसके बाद नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा हो, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस ज्यादा हो, जैसे शुगर की हम बात करें, अमीनो एसिड्स की हम बात करें, तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है, क्लियर। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर पूछ लिया जाए डिकम्पोजिशन के लिए तो आप क्या दोगे, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। सॉइल में कितना मॉइस्चर है, थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर, ये भी फेवर करता है। वार्म होगा तो फेवर करेगा, कोल्ड होगा तो स्लो कर देगा, मॉइस्ट है तो भी फेवर कर रहा है, और मॉइस्ट नहीं होगा यानी कि पानी नहीं है तो फिर वो धीरे हो जाएगा डिकम्पोजिशन। फेवर डिकम्पोजिशन वेयर एज लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होगा, एंड एरोबियोसिस यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि माइक्रोब आपका ऐसा जो ऑक्सीजन नहीं ले रहा, तो भी मुश्किल हो जाएगा, डिकम्पोजिशन में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो, क्लियर। कोई डाउट यहां तक, चलो नेक्स्ट। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है किससे, प्लांट से, है ना। प्रोड्यूसर्स हमारे वही है, राइट। एक्सेप्ट फ्रॉम द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ध्यान से समझो, जो ओशन में बहुत नीचे होते हैं उनको वो डिपेंड नहीं करते लाइट पे ज्यादा, ठीक है, वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पे, सबके सब किस पे डिपेंड करेंगे, लाइट पे। सनलाइट जो है उसका सिर्फ 10% ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, सारी की सारी सन की रेडिएशन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। 400 से 700 की जो रेंज है ना, वेवलेंथ की जो रेंज है लाइट की, वो कहलाती है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी पे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्लियर। रेड और ब्लू रीजन हो गया हमारा लाइट का। विबग्योर पता है ना, व्हाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं, तो जो वो वाली रेंज है ना, वही प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि ऑटोट्रॉफ्स फिक्स करते हैं सन्स रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्लियर। प्लांट्स जो है कैप्चर करते हैं सिर्फ कितना परसेंट, 2 to 10% ऑफ द पावर, ठीक है, इतना ही कर पाएंगे, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन कर रही है, देखो बेटा, पूरे लिविंग वर्ल्ड को, इसी से तो चल रहा है संसार, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स flows through the different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producer, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पे, either directly या फिर indirectly, वो डिपेंड कर रहे हैं सन पे, राइट। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अब यूनिडायरेक्शनल तो है, सन से किसने लिया, प्लांट्स ने, प्लांट से उनके कंज्यूमर, फिर उनके कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर्स को प्लांट खा सकता है, नहीं, वो एक अलग बात है कि वो डिकम्पोज हुए और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट से आ गए, उसको साइक्लिंग बोलते हैं, बट इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल ओनली। फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा। कोई कंफ्यूजन? फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इस पे अप्लाई करता है, ठीक है। क्या कहता है वो, दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सस्टेन टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे एक्वायर। भाई एनर्जी तो चाहिए ना, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा, बिना एनर्जी को वही सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग
डिसऑर्डरलीनेस। तो एक फ्लो हमेशा चाहिए, तभी हम कहते हैं ना किसी भी एक स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होना कई बार इस फ्लो को तोड़ देता है। और वो मेजर स्पीसीज हो, की स्पीसीज हो, जैसे कि हमने पढ़ा भी था एयरप्लेन को हमने कनेक्ट करके पढ़ना है अभी हमने ना, तो क्या होगा की स्पीसीज के खत्म होने से और बहुत सारी स्पीसीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं और डायरेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, फ्लो खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। क्लियर? चलो, द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। उसको हमने क्या बोला? प्रोड्यूसर्स, बहुत बार पढ़ लिया। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बिवोरियस, हर्बेशियस। क्या है वो? हर्बेशियस है। वुडी प्लांट्स हो सकते हैं। लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर ऑफ वेरियस स्पीसीज, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी है, हायर प्लांट्स भी है वहां पे। क्लियर? You have read about food chains and webs that exist in nature. स्टार्टिंग किससे होगी? हमेशा प्लांट से, या फिर किससे स्टार्ट होगी? डेट्रीवोर्स से, डिकम्पोजर्स से। ठीक है? और प्रोड्यूसर्स। फूड चेन्स और रादर वेब्स आर फॉर्म्ड सच दैट एन एनिमल फीड्स ऑन अ प्लांट। अब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट फूड चेन की। पहले किस पे फीड किया? प्लांट पे, और ऑन अदर एनिमल, एंड इन टर्न इज फूड फ्रॉम अनदर। तो फूड जो है, चेन जो है पास होती रहती है। चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। अब जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म एक को ही खाए, उसके फूड बहुत सारे हो सकते हैं, वो बहुत सारे फूड चेन से इंटरलिंक हो सकता है, तभी तो बनता है फूड वेब। ठीक है? अगर एक ही फूड चेन होती तो फूड चेन ही रहती। बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है, दैट इज मेकिंग द फूड वेब, राइट? सो नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉरएवर। कोई एनर्जी मान लो किसी एक ऑर्गेनिज्म में ट्रैप हो गई है, वो उसमें हमेशा कभी नहीं रहने वाली, उसका अंत जरूरी है, तभी वो फ्लो बन पाएगा। एक ने ट्रैप कर लिया होता, ये फ्लो कभी ना हो पाता और सारी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है एकदम से। ठीक है? सो द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो ट्रैप की प्रोड्यूसर ने, हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को दे दिया, या फिर कंज्यूमर मरेगा, है ना, या ऑर्गेनिज्म जो भी था हमारा वो मर जाएगा। ठीक है? डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन। जो मैं दूसरी फूड चेन की बात कर रही थी, डेट्रिटस वाली, है ना, वो कब स्टार्ट होती है? जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है। ठीक है? और दूसरे वाली प्लांट्स को खा के, सनलाइट से। क्लियर? तो दो तरह की आपके पास फूड वेब और फूड चेन्स होती हैं। नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। बार बार बोल रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड हम लोग, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, फॉर देयर फूड नीड्स। दे आर हेंस नोन एज कंज्यूमर्स, जिसको हमने हेटेरोट्रॉफ्स बोला। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, यदि वो फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स पे, द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर प्लांट पे कंज्यूम कर रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर, और जो उस कंज्यूमर को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है? तो ये टर्शरी कंज्यूमर। चार ही टॉपिक लेवल है जिस तक एनर्जी पास हो सकती है, उसके बाद एनर्जी लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो नहीं होगा, क्योंकि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी पास होता है, तो उसका 2, फिर उसका 2%, ऐसे करते करते 4 टॉपिक लेवल तक की एनर्जी पास हो सकती है, राइट? Some common herbivores are insects, birds, mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. ठीक है? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, the consumers that feed on these herbivores. अब जो कंज्यूमर इन हर्बिवोर्स को खा रहे हैं, है ना, मतलब कंज्यूमर ये हर्बिवोर्स ने किसको फीड किया? प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को। तो इन कंज्यूमर्स को आप बोलते हो कार्निवोर्स। क्या बोलोगे? कार्निवोर्स। और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स। ध्यान से समझो, प्लांट है, प्लांट को एक कौन खा गया? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सो ऑन। डन? सो those animals that depend on the primary carnivores for food, जो प्राइमरी को खा रहा है वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। ठीक है? और अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मतलब घास से जो हमने शुरू की, डियर क्या करता है, गॉट क्या करता है? ग्रेज करता है, तो एक ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको कौन कंज्यूम कर सकता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बन गई हमारी एक फूड चेन। उसके बाद डेट्रिटस फूड चेन, ये हमने बात की किसकी? जो प्लांट्स पे बेस्ड है, हर्बिवोरस फूड चेन। अब डेट्रिटस फूड चेन, डीएफसी, एक होता है जीएफसी, एक होता है डीएफसी, याद रखना। बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। किससे स्टार्ट कर रही है? ये डिफरेंसेस आ सकते हैं
तो अच्छे से पढ़ो इनको। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, किससे शुरू हुई? डिकम्पोजर से, जो कि हेट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना रहे लेकिन किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं, विच मेनली फंजाई और बैक्टीरिया। They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. किसको कंज्यूम कर रहे हैं? detritus को, जो चीजें गल सड़ गई हैं, मर गई हैं, उसको खा रहे हैं, या मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। एक तरह से सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हो तुम, डिकम्पोज ही तो कर रहे हैं। These are also known as saprotrophs, नेक्स्ट वर्ड हमारा वही है। Decomposers secrete digestive enzyme, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे जो वेस्ट मैटर है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटना स्टार्ट हो जाता है। डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जो कि सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाद में बैक्टीरिया को जो भी चाहिए उससे वेस्ट से वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? अपना न्यूट्रिशन तो लेगा ना बैक्टीरिया, उससे अपना खाना ले रहा है वो तो एक्चुअली, साथ में डिकम्पोजिशन करके दे रहे हैं। क्लियर? इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी वो हमारा मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी। कंड्यूट मतलब जो पास कर दे एनर्जी को। तो देखो बाहर हमारा डीएफसी है और पानी के अंदर की एक्वेटिक में हमारा कौन रहेगा? जीएफसी, राइट? इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो एज अगेंस्ट दिस इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डीएफसी। लैंड पे डीएफसी, पानी में जीएफसी। Detritus food chain may be connected with the grazing food chain, क्योंकि प्लांट डिपेंड कर रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स पे जो हमें किसकी वजह से मिले? डीएफसी की वजह से मिले। जीएफसी किस पे डिपेंड करिए? डीएफसी पे। ग्रेजिंग तो तभी चलेगा ना जब प्लांट बनेंगे, और प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमें डीएफसी की वजह से मिले, तो दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट? Some of the organisms of DFC are prey to GFC also. Second point, डीएफसी के लिए कुछ जीएफसी मर गए हैं जो भी हैं उनके लिए प्रे है, उनका शिकार है वो। इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रोज आर ओमनिवोर्स, वो दोनों भी जा रहे हैं। ठीक है, तो दीज नेचुरल इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन्स मेक इट अ फूड वेब। जब इंटरकनेक्शन हो जाता है चीजों का तो उसको क्या बोलते हैं हम? फूड वेब। क्लियर? अब ये हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं, देखो ध्यान से। एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे पे डिपेंड करेगा, दूसरे तीसरे पे डिपेंड करेगा। सबसे बॉटम पे होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्लांट का, देखे तो हम देखो प्लांट्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज टॉप कार्निवोर। फर्स्ट में हमारे कोई भी प्लांट हो सकता है। एक्वेटिक की बात करें, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, उनको कौन फीड करेगा? फाइटोप्लैंक्टन है तो जू प्लैंक्टन, ग्रासेस है तो ग्रास हॉपर्स, ट्रीज है तो काओ, है ना? इसी तरह से इनको कौन खा लेंगे? ये तीनों खा लेंगे। फिर हमारे मैनोन वाले टॉप कार्निवोर्स, उनको कोई नहीं खाता। ठीक है, तो वो टॉप कार्निवोर्स, उनको खा के भी कोई फायदा नहीं, एनर्जी जो कंड्यूट है वो बहुत कम होगी। ठीक है, एक और मुझे फ्लो चार्ट यहाँ पे तुम्हें पढ़ाना है। ये वाला, चलो देखो इसको, स्टार्ट करो कहीं से भी। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, एक ट्री है जो कि सॉइल पे ग्रो करता है। ट्रीज के जो लीव्स है वो गिर गए हैं, ठीक है, मर के वो गिर गए, सेनेसेंस के बाद डाई कर गए। कुछ लीव्स कैटरपिलर ने खाए, कुछ जो है बाकी एनवायरमेंट में एनर्जी है ना। उसके बाद अब इन पे डिपेंड कौन करेगा? मशरूम्स या कुछ हमारे फंगस है ये। सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल, वो सॉइल में चले गए। कुछ तो इसने क्या किया, अर्थवॉर्म ने इसको डिकम्पोज कर दिया तो सॉइल में चले गए। ठीक है, तो इसके बाद इस पर भी कौन फीड कर रहा है? अर्थवॉर्म। फिर से ही ऑर्गेनिक मैटर ले आएगा, इन ऑर्गेनिक मैटर पे कौन फीड कर रहा है? प्लांट। तो ये साइकिल चलती रहती है, देखो समझो। अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, राइट? सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट एंड अदर एनिमल, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर टू द फूड वेब। वो चलेगी फूड वेब में। बाकी का डेट्री वोट्स ने क्या किया? उसको डेट्रिटस बना दिया। ठीक है, कुछ तो ऑर्गेनिक वेस्ट यहां आ गए, बाकी क्योंकि ये भी तो सेप्रोफाइट है ना, जैसे अर्थवॉर्म है वो डिकम्पोज कर रहा है, फंगस सेप्रोफाइट है, गली सड़ी चीजों पे ग्रो करती है, गली सड़ी पत्तियों पे ग्रो करेगी, तो ये हमारा ग्रो कर गया। उसके बाद फिर से अर्थवॉर्म आ सकता है। लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर सच एज फंगस एंड बैक्टीरिया, उसने ग्रो कर लिया। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था
कुछ तो अर्थ फॉर्म कर देते हैं डिकम्पोजिशन, कुछ बैक्टीरिया फंगस करती हैं, तो यहाँ पे आ गए। दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, बाद में फिर से वही बन गया इसका। फर्दर डिकम्पोजिशन अर्थ फॉर्म नहीं करनी है, बैक्टीरिया नहीं करनी है, सॉइल नहीं करनी है, माइट्स जो सारी हमारे यहाँ पे आ गई है ना, सॉइल माइट्स जो होते हैं हमारे, फिर हमारा आया अल्टीमेटली मिट्टी के अंदर ही। कहते हैं ना हम सब ने एक दिन मिट्टी हो जाना है, उसका मतलब यही है, एक दिन मर के मिट्टी में ही चले जाना है, ठीक है, जलाओगे तब भी और दबाओगे तब भी मिट्टी में ही जाना है हमने। तो ऑर्गेनिक रिच सॉइल हमारा ट्री यहाँ पे ग्रो कर गया, ठीक है। तो ये हाफ चैप्टर हमारा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। अब एक हमने वीडियो बनानी है किसकी, जो मैंने लास्ट चैप्टर किया उसके क्वेश्चन आंसर्स, राइट। चलो